हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड Good afternoon, sir. आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अटेंडेंस तुम लोग अपना मार्क कर लो। हो गया सबका? अटेंडेंस हो गया? यस सर। ओके ओके। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके। देखो, आई थिंक पिछले 2 लैब से तुम्हारा एग्रीगेट का सारा टेस्टिंग चल रहा था। तो एग्रीगेट पे जो जो टेस्टिंग चल रहा था, तो एग्रीगेट के बारे में हम पढ़े थे कि बेसिकली जो हमारा एग्रीगेट होता है, और उधर हमारा थ्योरी क्लास भी चल रहा है, उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन को देख रहे थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमारा सेकंड आई थिंक फर्स्ट हाईवे एलिमेंट चल रहा था, जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट था, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज बेसिक सब कुछ पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है बेसिकली जो भी हमारा एग्रीगेट है, वो सारा का सारा एग्रीगेट हमको यूज करना है एज अ पेमेंट मटेरियल, मतलब पेमेंट के मटेरियल के रूप में यूज करना है। तो उन सारे के सारे एग्रीगेट के पास अपना कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि उन सारे के सारे एग्रीगेट में ये सारा का सारा प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड हो। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी ये था कि हमारा एग्रीगेट में स्ट्रेंथ हो। डेट मीन्स वो जब हम उसके स्ट्रेंथ को चेक कर रहे थे, तो हम लोग पर्टिकुलर एक टेस्ट किए थे। जो टेस्ट था हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इससे हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा एग्रीगेट जो है वो क्रशिंग के अगेंस्ट में कितना रेसिस्टेंस हमको प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग ग्रेजुअल लोडिंग भी बोले थे। तो ठीक है, आगे हमारा एक टेस्ट था टफनेस टेस्ट। टफनेस में हम लोग अपने एग्रीगेट के इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस था उसको चेक किए थे। कैसे चेक किए थे, इसके लिए हम पीछे से पूछ लेते हैं। तो बताओ, कौन बताएगा? दीपा, तुम बता दो हमको कि हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे चेक करते हैं। आज जो हम टेस्ट करेंगे वो हम एग्रीगेट का तीसरा टेस्ट करेंगे, और जो तीसरा टेस्ट है वो हमारा है एब्रेशन टेस्ट। तो एब्रेशन टेस्ट क्या होता है? एब्रेशन टेस्ट को हम लोग हार्डनेस टेस्ट भी बोलते हैं। हार्डनेस टेस्ट को, इसी टेस्ट को हम लोग वियर एंड टियर टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे देखो सब लोग, जो भी हमारा एग्रीगेट था, एग्रीगेट ये हमारा पेमेंट मटेरियल में यूज होता है, ये हमको पता है। अब जब ये पेमेंट मटेरियल में यूज होगा, तो हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीगेट के पास अपना प्रॉपर्टी हो। तो जो प्रॉपर्टी था स्ट्रेंथ का था, टफनेस का था। आज जो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, वो हम देखेंगे कि हमारा एग्रीगेट हार्ड भी हो, मतलब हमारे एग्रीगेट में हार्डनेस भी हो। और इसी हार्डनेस टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट।
और इसी टेस्ट को नाम देते हैं हम लोग वियर एंड टियर टेस्ट। वियर एंड टियर टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। अब चूंकि हमको पता है कि जो भी हमारा ये एग्रीगेट है वो हम पेवमेंट मटेरियल में यूज करेंगे, और पेवमेंट मटेरियल में जैसे ही इस एग्रीगेट को यूज किए तो हमारे पेवमेंट पे ट्रैफिक लोड होगा। ट्रैफिक लोड के कारण हमारा पेवमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या चीज डेवलप होता है, ये भी हमको पता है। अब जो पेवमेंट के नीचे जो हमारा मटेरियल है उसमें भी हमारा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे जो एग्रीगेट होंगे उसमें भी बियर एंड टियर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा एग्रीगेट का कितना हार्डनेस होना चाहिए, इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, आखिर इसका नाम एब्रेशन टेस्ट क्यों पड़ा, आखिर ये बियर एंड टियर टेस्ट क्यों कहलाता है, ये सब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडे क्लास, हम चाहते हैं कि तुम लोग से कोई हमको बताओ कि हम पीछे जो टेस्ट करके आए हैं, पीछे 2 टेस्ट दीपा तुमको बोले कि तुम हमको क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे कैसे परफॉर्म किए थे, क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन था, एक बार तुम हमको बताओ। सर प्रोसीड्यूर तो नहीं याद है, बस याद है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिए एग्रीगेट का। क्या करते हैं? क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करते हैं एग्रीगेट का। ठीक है, एक चीज हमको बताओ, अभी बस तुम्हारा बेसिक है, ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते हम एग्रीगेट पढ़ाते पढ़ाते पूरा एग्रीगेट पढ़ा देंगे। जो इसका 5-6 टेस्ट है वो करा देंगे, बिटुमिन का 2-4 टेस्ट करा देंगे। बीक में एक बार तुम्हारा टेस्ट आता है, पूरा का पूरा 2 लेक्चर 3 लेक्चर हम कंटिन्यूअसली बताते हैं, इवन तुम्हारा वीडियो भी बताते हैं। तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर तुमसे पूछे या फिर किसी से भी पूछे तो वो एक बोल दे कि सर हमको इसका प्रोसीड्योर नहीं पता है। प्रोसीड्योर हम खुद बताते हैं, इवन ये जो तुम्हारा स्क्रीन है इस पे भी तुमको सब कुछ बता देते हैं, वीडियो भी बता देते हैं। और प्रोसीड्योर कुछ लंबा चौड़ा है नहीं कि तुमको इतना तुमको बताना पड़ेगा तो तुमको पता ना हो। और ये उम्मीद नहीं है कि तुम जो भी हो, तुम लोग जो क्लास करते हो रेगुलरली, उससे पूछा जाए तो वो बोले कि सर हमको नहीं पता है। ठीक है, मतलब बताने का क्या मतलब, अगर तुमको इतना अच्छा से बताएं और तुमसे कोई चीज पूछे उसका तुमको कुछ पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं है सर प्रोसीड्योर, हम कैसे बता सकते हैं आपको। इतना है, आई थिंक 20-21 है, तुमको इसलिए सेलेक्ट किए कि तुम बता सकते हो क्योंकि तुम रेगुलर आते हो, तब पर भी तुमसे ये उम्मीद नहीं है। अमित तुम ही बताओ, बताओ क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। यस सर। हाँ हाँ बताओ, तुम सर बताओ कैसे कैसे। सर सबसे पहले सर एग्रीगेट को कलेक्ट मतलब एग्रीगेट को लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करके ओवन में उसको हीट करते हैं पहले, फिर उसको कूल करने के बाद 12.5 mm सीब और 10 mm सीब में सीब एनालिसिस करते हैं, और जो रिटेन करता है 10 mm में 10 mm सीब में उस एग्रीगेट को लेके मतलब ये मतलब उसी का कंटेनर में 3 लेयर में उसको हम लोग प्लेस करते हैं, और ठीक है ईच लेयर को 25 टाइम्स टैंपिंग रोड से टैंप करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में 4 न्यूटन पर मिनट 4 टन पर मिनट के हिसाब से उसको ये कर मतलब सेट करते हैं 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, आगे टोटल बताओ। 40 उसके बाद फिर सर जो क्रश हो जाता है उसको फिर उसको अलग करके उसका वेट निकाल के क्रशिंग ये वैल्यू निकालते हैं उसका। ठीक है, और सर जिसका जितना कम रहेगा वो उतना मतलब उतना अच्छा रहेगा ये रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम। मतलब उस एग्रीगेट का स्ट्रेंथ उतना अच्छा रहेगा, जितना एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हमारा कम आया उतना अच्छा हमारा स्ट्रेंथ रहेगा। डेट मीन्स अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ का क्या? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, तुम सर कुछ बताया लेकिन सर 2.36 सीव से सर लास्ट में उसको ये सीव एनालिसिस करके वो ये करते हैं सर, जो क्रशिंग पाउडर टाइप का आता है उसके लिए 2.36 क्रशिंग पाउडर क्या होता है?
नहीं सर, जो मतलब जो यही। क्रश हो जाता है सर, जो स्टोन क्रश हो, चलो ठीक है एग्रीगेट जो ठीक है, हम क्रश हो समझ जाता रहे हैं। है। कौन कौन अच्छा से बता देगा कि सबका सब सुन ले और संतुष्ट भी हो जाए? कोई एक तो हमको बता दो। इतना अच्छे से तुम लोग को पूरा का पूरा समझाए क्रशिंग टेस्ट में, इसमें ये भी बहुत कुछ हो रहा। ये खोज रहा है कि सर एक हम लोग कंटेनर में रखते हो, कंटेनर नहीं, सिलिंड्रिकल मॉल था, उसके नीचे बेस प्लेट था। कौन सबसे अच्छा से बता सकते हो? कोई एक हमको बता दो कि सर हम बता सकते हैं क्रशिंग टेस्ट ऐसे ऐसे होता था पूरा, इसमें कुछ था नहीं सर, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा था। कोई बताओगे? शिव शंकर, तुम ही बताओ। यस सर। बताओ तुम, अच्छे से बताओ ताकि सब समझ में आ जाए सब। सर पहले वो एग्रीगेट लेंगे जिसका साइज सर 10 to 12 mm के बीच में होना चाहिए। मतलब ओके गुड। सर उसको सीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर उसको 3 लेयर, वो जो सिलेंड्रिकल मोल्ड है उसको 3 लेयर में रहेगा सर। उसको 4 टन/मिनट का लोडिंग से उसको टेम्पर करेंगे सर 25 टाइम। और जिसका चलो टाइम ठीक सर है, 10। तुम 4 टन/मिनट से टेम्पर नहीं करते हैं बाबू, टेम्परिंग रॉड से 25 बार टेम्प करते हैं। सही से बोलो। अच्छा ठीक है, कोई और बताओ। रोहित तुम ही बताओ, म्यूट कर लो यस तुम। सर। बताओ तुम बताओ। सबसे पहले एग्रीगेट लेंगे, उसे हम्म उसे उस एग्रीगेट को 12.5 mm से सीव करेंगे और वो पास हो जाना चाहिए 12.5 mm से, और 10 mm पे रिटेन कर देना चाहिए। फिर उस फिर उसे सिलेंड्रिकल माउड में 3 लेयर में भरेंगे। ईच लेयर को 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंप करेंगे। उसके बाद हम लोग पहले सिलेंड्रिकल माउड का वेट कर लेते हैं और फिर एग्रीगेट के साथ उसका वेट कर लेते हैं, और फिर माइनस करके हम लोग एग्रीगेट का क्या? मतलब वेट निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसे यूटीएम में रखते हैं। फिर 4 टन/मिनट 10 मिनट तक लोडिंग अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद निकालते हैं। तो फिर क्रश हुए एग्रीगेट को हम लोग 2.36 mm सीव से पास करते हैं। फिर जो एग्रीगेट सीव से पास हो जाते हैं उसे फिर से वेट करते हैं और फिर W2/W1 करके क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे सरफेस कोर्स का कितना बताया था? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? एक वैल्यू तुम लोग के लिए छोड़ दिए थे, तुम्हारे एलएमएस पोर्टल पे भी डाल दिए हैं। वो जो भी लैब का कराए थे दोनों जैक का देखना, 5 और 12 का हम डाल दिए थे। तो वहाँ पे था कि तुम्हारा जो भी आईआरसी था वो एक प्रोविजन दे दिया था कि तुम्हारा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू सरफेस कोर्स के लिए इतना % से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी हम कोट करके बता दिए थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुमको पूछता है एग्जाम में। कितना वैल्यू बताए थे? एक सरफेस कोर्स के लिए था, एक बेस कोर्स के लिए था। कितना था? 30% 30 था और सर, 30 और और 45। चलो ठीक है, गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन हमको बताएगा? और कौन सा टेस्ट बता दिए थे? नीचे कौन, एक धारणी है क्या? धारणी रेगुलर आती है। हाँ धारणी, तुम बता दो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। कराए थे ये भी टेस्ट? तुम बताओ इस टेस्ट को। सर ये जो टेस्ट होता है ना, ये सेम टू सेम क्रशिंग वैल्यू टेस्ट की तरह होता है। इसमें ना हम लोग एग्रीगेट लेते अच्छा हैं एक और मिनट, एक मिनट। अच्छा कोई हमको ये बताएगा कि जो हम पीछे क्रशिंग वैल्यू टेस्ट निकाले, उस टेस्ट से हम लोग अपने एग्रीगेट के किस प्रॉपर्टी को निकाल रहे थे? सर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को सर। को सर। गुड। और तो उसमें हम ग्रेजुअल अपने, लोडिंग लगाते हैं। ठीक है, दो चीज याद रखना। हम लोग अपना क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को चेक करते थे और उसमें हमारा लोडिंग ग्रेजुअल लोडिंग रहता था। चलो धारणी, अब तुम स्टार्ट करो इम्पैक्ट टेस्ट को। पहले हम लोग एग्रीगेट लेंगे और उसको उसको क्लीन करके उसके बाद उसको ओवन ड्राई में ले जाके उसके सरफेस से सारा मॉइस्चर हटा देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होता है, उसमें एक सिलेंड्रिकल मोल्ड टाइप का रहता है, उस मोल्ड को फील करेंगे और उसको 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से टैंप करेंगे 3 लेयर्स में। ठीक है। उसके बाद उसका मेजरमेंट ले लेंगे और फिर उसको उठा के सेटअप पे रखेंगे और उस पे इम्पैक्ट लोड लगाएंगे। वो 15 रोज पर
15 ब्लोज एक टाइम पे लगाएंगे उसको उसमें ब्लोज, और फिर उसको फिर जो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर 2.36 mm सीप से ना पास करवाएंगे, और जो वैल्यू आएगा उसके बाद फिर W2/W1 × 100 करके उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे सर। चलो ठीक है, सही बोले सब। देखो बेसिकली दोनों का दोनों टेस्ट सेम था। हम एग्रीगेट को लेते थे, एग्रीगेट को लेके 12.5 mm के सीप से पास करा के जो 10 mm के सीप पे रिटेन करता था उसमें हम उसी के बीच के एग्रीगेट को लेके अपना जो भी हमारा मोल्ड होता था उस मोल्ड में भरते थे। ऐसा भरते थे कि हमारा जो भी उसका हाइट रहता था मोल्ड का उससे 3 लेयर में फिट हो जाए। हर एक लेयर को हमारा टेम्परिंग रॉड होता था, उसका भी अपना एक डायमेंशन होता था कि जो भी हमारा 23 सेंटीमीटर लंबा रहता था उससे हम अपना वो भी सर्कुलर रहता था, उससे अपने टेम्परिंग रॉड से 25 टाइम अपना टेम्प कर देते थे। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में हमारे पास एक हैमर का अरेंजमेंट रहता है। इसमें वेट ऑफ हैमर जो था आई थिंक 14.5 to 15 kg का था। इसमें हमारा जो भी हैमर था उसको 38 सेंटीमीटर के हाइट से फ्री फॉल कराते थे। अपना जो भी हमारा सैंपल तैयार हो गया है 3 लेयर में भर के टेम्परिंग रॉड से टेम्प करके, उसके बाद इस पे जो ब्लो मारते थे, जो इम्पैक्ट सडन लोड अप्लाई होता था वो 15 बार इसको अप्लाई करते थे। फिर हम देखते थे कि 15 बार उसको हैमर से पीटने के बाद हमारा एग्रीगेट कुछ ना कुछ जो है वो इम्पैक्ट के कारण क्रश हो गया होगा। अब वो उस पूरे के पूरे सेटअप को उठाते थे, 2.36 mm के सीप से पास कराते थे, जो पास करके निकल जाता था उसको W2 वेट बोल देते थे। तो हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालते थे W2/W1 × 100। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था टफनेस का। और ध्यान देना हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हमारे एग्रीगेट के टफनेस के बारे में बताता है। अगर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा आता था तो हमारे एग्रीगेट का टफनेस कम होता था। इसी में हमारे जो IRC था वो भी हमको वैल्यू दे रखा था कि अगर सरफेस कोर्स है तो सरफेस कोर्स के केस में हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बेस कोर्स है तो इस केस में हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो 35% से हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा इम्पैक्ट टेस्ट का था। ये हमको देता है टफनेस। ये जो वैल्यू है IRC का इसको ध्यान रखना है, और जो जो स्पेसिफिकेशन है वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ फ्री फॉल, ये ध्यान रखोगे तो अच्छा है। क्रशिंग वैल्यू में भी यही था, हम उसमें बस अपना सारा का सारा वही अरेंजमेंट रहता था। UTM में ले जाके रखते थे, 40 टन तक लोड लगाना होता था। इसका मतलब 10 मिनट तक हम 4 टन पर मिनट लोड लगाते थे। 4 kg या फिर 4 न्यूटन नहीं, 4 टन पर मिनट 10 मिनट तक लगाएं। जो भी क्रश होकर निकला 2.36 से पास करा के एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल लेते थे। तो बेसिकली ये हम 2 टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करते थे अपने एग्रीगेट का, और जो भी हमको निकालना होता था या तो स्ट्रेंथ या फिर टफनेस वो निकाल के रिपोर्ट कर देते थे। नेक्स्ट जो है हमारा ये है एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट क्या है देखो सब। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट जो है ये हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने एग्रीगेट के हार्डनेस को निकालने के लिए। ये बता ही चुके हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना हार्ड है, उसके हार्डनेस को निकालने के लिए हम लोग एब्रेशन टेस्ट करते हैं, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। अब जो इसका रिजल्ट आएगा, जैसे कि हमारा रिजल्ट आता था क्रशिंग टेस्ट का, हमारा रिजल्ट आता था इम्पैक्ट टेस्ट का, वैसे ही इसका भी रिजल्ट आएगा हमारा एब्रेशन टेस्ट का। तो जो भी इसका रिजल्ट आता था इसके रिजल्ट को हम रिपोर्ट करेंगे एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। इसका भी हम लोग ए भी निकालेंगे। जैसे कि हम लोग एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालते थे, AC भी निकालते थे, जैसे हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालते थे वैसे ही हम इसका ए भी निकालेंगे। हमारा बेसिक एम यही होता है किसी भी टेस्ट का कि हम लोग उसके वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमको वैल्यू निकालना है ए भी। अब यहाँ पे दो वर्ड को अच्छे से समझो। यही 2 वर्ड कभी कभी देके मतलब आइडेंटिफाई करवा लेता है कि ये दोनों वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। एक वर्ड है तुम्हारा यहाँ पे एब्रेशन और एक वर्ड है तुम्हारा एट्रिशन। एक वर्ड है एट्रिशन। बेसिकली ये टेस्ट थोड़ा सा, इस टेस्ट को तुम लोग देखे हो, इसका मशीन जो है एब्रेशन टेस्टिंग मशीन तुम्हारा कंक्रीट लैब में रखा हुआ है। जैसे ही कंक्रीट लैब में घुसोगे, ये तुम्हारा कंक्रीट लैब का गेट है, याद करो
ये तुम्हारा पूरा का पूरा पैसेज है तुम्हारे डिपार्टमेंट का। इधर से तुम गेट से घुसते हो, ये तुम्हारा कंक्रीट लैब और जियोटेक लैब है। यहीं पे जैसे घुसोगे, यहाँ पे एक मशीन रखा हुआ है, वही तुम्हारा मशीन है डबल एट्रेशन टेस्टिंग मशीन, उसी पे लिखा हुआ है। देखे हो कोई? इसमें तो गए ही होगे, इस लैब में तो गए ही हो, सब गए हो। बोला कि सर ट्रांसपोर्टेशन लैब में नहीं गए, लेकिन इस लैब में तो गए होगे, कंक्रीट लैब और जियोटेक लैब में गए हो। लेफ्ट साइड में देखे हो एक मशीन रखा हुआ था बड़ा सा, देखे हो? यस या नो? नहीं देखे हो? सर याद नहीं है, सीटीएम मशीन का तो याद है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो बेसिकली हमारा यहाँ पे दिखा देंगे सारा का सारा, तो वीडियो दिखा देंगे इसका। तो दो चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक वर्ड है एब्रेशन और एक वर्ड है एट्रिशन। जो एब्रेशन है, इस टेस्ट में पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट में हमको अपने एग्रीगेट के वियर और टियर को हमको देखना है। तो वियर और टियर हम कैसे देखते हैं वो बात की बात है, लेकिन दो वर्ड को पहले देखो, एक एब्रेशन और एक एट्रिशन। ATTRITION। देखो एब्रेशन का मतलब हुआ कि जब रबिंग दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में हो, उसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। याद रखो फिर से, जब रबिंग दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में हो, टू डिफरेंट मटेरियल के बीच में हो, इसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन। मतलब अगर जो तुम्हारा ये पेवमेंट है, ये ऊपर वाला लेयर, अगर इसमें तुम्हारा व्हील, गाड़ी के व्हील से घर्षण होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन हो रहा है हमारे गाड़ी का। अब मान के चलो यहाँ पे अगर एक एग्रीगेट है और दूसरा एग्रीगेट है, ये दोनों आपस में अगर वियर टियर कर रहा है, तो इसको एब्रेशन नहीं, इसको हम लोग एट्रिशन बोल देते हैं। तो एट्रिशन का मतलब होता है कि रबिंग बिटवीन सेम मटेरियल, वो सेम मटेरियल कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में हम एग्रीगेट को डील कर रहे हैं, तो हमारे केस में रबिंग जो होगा वो एग्रीगेट के बीच में होगा। एब्रेशन में हमारा जो एब्रेशन होता है, मतलब रबिंग होता है, वो हमारा एग्रीगेट और हमारा जो व्हील होता है गाड़ी का, उसके बीच में होता है। क्योंकि अब गाड़ी का व्हील हमारे रोड पे आ रहा है और गाड़ी के व्हील से हम लोग कोई टेस्ट अपने इंडिया में नहीं करते, तो हम गाड़ी के व्हील की तरह ही मिलता जुलता चीज ले लेते हैं। और मिलता जुलता चीज लेते हैं वो भी हमारे पास गोल रहता है, और हम लोग 5, 6, 7, 8 ये क्वांटिटी डिपेंड करता है हमारे एग्रीगेट के ग्रेडिंग के ऊपर, कि हमारा एग्रीगेट किस ग्रेड का है। यह भी पता है हमको कि एग्रीगेट का भी अपना अपना ग्रेड होता है, तो हर एक एग्रीगेट स्टोन से मिलता है, स्टोन अलग अलग ग्रेड का रहता है। अब जिस स्टोन से एग्रीगेट आएगा वो भी एग्रीगेट अलग अलग ग्रेड का होगा। तो बेसिकली जो हमारा ये एग्रीगेट होता है, उसके ग्रेडिंग के ऊपर हमारा जो बेसिकली ये स्टील बॉल होता है वो डिपेंड करता है। तो हमारे टेस्ट में बताएं कि हमको स्टील बॉल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, हम गाड़ी के चक्का से नहीं कर पाते हैं, उसी की तरह मिलता जुलता स्टील बॉल को ले लेते हैं और देखते हैं कि स्टील बॉल जो एग्रीगेट पे इम्पैक्ट देगा, वैसे ही हमारा गाड़ी का चक्का भी हमारे ये एग्रीगेट पे इम्पैक्ट देगा। तो यहाँ तक समझे कि एब्रेशन टेस्ट हमको हार्डनेस देगा, एब्रेशन टेस्ट हमको बियर एंड टियर अपने एग्रीगेट का निकाल कर देगा। एब्रेशन टेस्ट में हम लोग एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू को निकालेंगे। एब्रेशन टेस्ट में दो चीज होगा, एक एब्रेशन होगा, एक एट्रिशन होगा। एब्रेशन मतलब दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में घर्षण, एट्रिशन मतलब दो सेम मटेरियल के बीच में रबिंग या फिर घर्षण। अब आगे चलते हैं। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट तुम्हारा 3 टाइप का होता है। ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट टाइप्स, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का टेस्ट है। दूसरे टाइप कहने का मतलब कि ये उतना सिंपल नहीं है जितना कि हमारा क्रशिंग और हमारा इम्पैक्ट था, कुछ उसमें था नहीं। इम्पैक्ट के बेसिस, आई थिंक क्रशिंग के बेसिस पे ही हमारा इम्पैक्ट था, लेकिन ये वो दोनों से अलग है। इसमें हमारा सीप भी जो अंतिम में यूज करेंगे एब्रेशन के बाद, उसका भी हमारा साइज अलग ही रहेगा। इसमें सब कुछ अलग, इसलिए इसको थोड़ा सा देखते चलो इसमें क्या क्या कर रहे हैं। ये जो टेस्ट होता है, ये बेसिकली 3 टाइप का टेस्ट होता है।
फर्स्ट टेस्ट को बोलते हैं हम लोग, इस सब का नाम है, ध्यान रखना, लॉस एंजल्स, ANGELES, लॉस एंजल्स टेस्ट। अब नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट है, लॉस एंजल्स कोई जगह है, तो ध्यान दे लो कि ये जो टेस्ट है वहीं पे अडॉप्ट किया गया होगा सबसे पहले, या फिर ये जो टेस्ट है वहीं पे डेवलप हुआ होगा, इसीलिए उसी के नाम से इस टेस्ट का नाम दे दिया गया लॉस एंजल्स टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है इसको बोलते हैं डेविल, DEVEL, डेविल आदमी था। एब्रेशन, ABRASION, डेविल एब्रेशन टेस्ट, डेविल एब्रेशन, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया एब्रेशन, डेविल एब्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग DOWRRY, डाउरी एब्रेशन टेस्ट। ये तुम्हारा टेस्ट है डाउरी एब्रेशन टेस्ट, ये भी तुम्हारा एब्रेशन टेस्ट है। अब बात ये है कि हमारा जो IRC है वो किस टेस्ट को अडॉप्ट करता है। बेसिकली जो एब्रेशन टेस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड ये टाइप है जिस टाइप से तुम्हारा हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट या फिर जो भी तुम्हारा एब्रेशन टेस्ट है वो परफॉर्म होता है। पहला है लॉस एंजल्स टेस्ट, दूसरा है डेविल एब्रेशन टेस्ट, इसी टेस्ट से भी हम लोग एग्रीगेट के हार्डनेस को निकालते हैं। तीसरा है तुम्हारा डॉरी एब्रेशन टेस्ट। जो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट है, जो लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट है, इस टेस्ट को हमारा IRC अडॉप्ट करता है। मतलब हमारा IRC इस टेस्ट से सब कुछ अपना जो भी पेमेंट का डिजाइन है या फिर पेमेंट मटेरियल में जो एग्रीगेट को डिसाइड करना है, तो वो एग्रीगेट का हार्डनेस कितना है, उस हार्डनेस को पता करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे इंडिया में वो लॉस एंजल्स टेस्टिंग होगा। मतलब हम लोग लॉस एंजल टेस्ट अपने इंडिया में परफॉर्म करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। अब कहानी आगे बढ़ा, अब लॉस एंजल्स टेस्ट क्या है, तो लॉस एंजल्स टेस्ट क्या है इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखो। ठीक है, मतलब क्या देखे, हमारा जो भी एब्रेशन टेस्ट है वो 3 टाइप का होगा, एक होगा लॉस एंजल्स, एक होगा डेविल एब्रेशन, एक होगा डॉरी एब्रेशन। हमारा जो लॉस एंजल्स टेस्ट है वो हमारा IRC अडॉप्ट करता है, डेविल एब्रेशन और डॉरी एब्रेशन टेस्टिंग उसको हमारा IRC अडॉप्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते, इससे हम अपने एब्रेशन वैल्यू को टेस्ट करके निकालते हैं। इनफैक्ट तुम्हारे लैब में ये मशीन है, डेविल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन तुम्हारे लैब में है, कभी जाना जब लॉकडाउन खत्म हो जाए कॉलेज जाना तो देख लेना, ये मशीन तुम्हारे पास है, डेविल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन तुम्हारे पास है, तुम्हारे लैब में रखा हुआ है। जाके उस पर नाम पढ़ना, मशीन पूरा लंबा सा है, देखना उस पर तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा डेविल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब ऐसा नहीं है कि तुमको वो इंडिया में मशीन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो ये टेस्ट होता ही है, इसलिए इंडिया में भी मशीन मिलता है। लेकिन हमारा IRC बोलता है कि हम जो टेस्ट परफॉर्म करें वो हम लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट से करें। पहले ही चैप्टर में तुमको बता दिए थे कि IRC हमारा सेमी ऑफिशियल बॉडी है, इसका काम है ये हमको सब कुछ बता के दे देता है कि हमारा कैवरेज वे इतना होना चाहिए, हमारा शोल्डर इतना होना चाहिए, हम अपने एग्रीगेट के टेस्ट को लॉस एंजल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन से परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसके पास कोई गवर्निंग पावर नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकता है, जिसको मन करता है बिट्स कम कर देता है, जिसको मन करता है अपना एग्रीगेट का जो टेस्टिंग है वो डेविल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन से कर दिया, डॉरी एब्रेशन टेस्टिंग मशीन से कर दिया। क्योंकि ये जो डेविल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है इसका प्राइस थोड़ा सा कम पड़ता है, इसीलिए कहीं कहीं यही लोग अपना मशीन ले आके अपना सब कुछ परफॉर्म कर लेता है। IRC जो बोलता है वो बोलता है, जिसका जो मन आता है सो करता है। लेकिन हम लोग को अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सब कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना है, जो IRC का रिकमेंडेशन है उसी को अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेस मान के चलना है। तो हम देखते हैं कि हमारा लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्टिंग क्या है। लॉस एंजल्स, क्योंकि हमारा IRC इसी टेस्ट के बारे में हमको बताया कि जो तुम एब्रेशन टेस्ट करोगे वो इसी टेस्ट से करोगे। तो लॉस एंजल टेस्ट में क्या क्या है, सबसे पहला जो है कि हमको इसमें स्टील बॉल का यूज होगा। तो जो साइज ऑफ स्टील बॉल होगा कुछ ना कुछ हमारा स्टील बॉल होगा, अपना स्टील बॉल का यहाँ पे एक साइज होगा। हमारा जो भी स्टील बॉल है उसका जो स्टील बॉल है इसका वेट भी होगा। तो हमको 2-3 चीज का ध्यान रखना होगा, जब इसका वो लैब मैनुअल दिखाएंगे तो ध्यान देना, इसका साइज होगा स्टील बॉल का वेट होगा, ये सारा का सारा रिक्वायरमेंट है हमको लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो साइज हो गया पहला चीज, दूसरा वेट हो गया, तीसरा नंबर,
कितना नंबर ऑफ स्टील बॉल होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टील बॉल, नंबर ऑफ स्टील बॉल। तो बेसिकली जो हमारा साइज होता है स्टील बॉल का, उसके साइज के बारे में बताया है कि हमारा 48 mm का हमारा स्टील बॉल होना चाहिए। जो वेट के बारे में बताया है, वेट के बारे में बताया है कि जो स्टील बॉल का वेट होना चाहिए वो तुम्हारा 340 to 445 या फिर 450 ग्राम के आसपास होना चाहिए। जो नंबर ऑफ स्टील बॉल है ये वैरी कर सकता है, तुम्हारा 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मतलब 6, 8, 12 कुछ भी हो सकता है। ये जो तुम्हारा नंबर ऑफ स्टील बॉल है ये तुम्हारे एग्रीगेट के ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि जो नंबर ऑफ स्टील बॉल है वो तुम्हारे किस चीज पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ स्टील बॉल वेरिएबल है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये तुम्हारे एग्रीगेट के ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से एक बार बता दी। नेक्स्ट है, हमको इसमें सिलेंडर का भी जरूरत पड़ेगा। तो बेसिकली हम एक सिलेंडर लेते हैं, इस टेस्ट में एक सिलेंडर आता है, उस सिलेंडर के अंदर अपने एग्रीगेट को भरते हैं, उस एग्रीगेट के अंदर अपने बॉल को भरते हैं। और पूरा का पूरा टेस्ट सुनो, हम एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के अंदर अपने एग्रीगेट को भरते हैं, भरने के बाद उसमें स्टील बॉल को भी रख देते हैं। फिर हमारे पास जो मशीन है, ये लॉस एंजल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। फिर अपना स्विच दे देते हैं, ये अपना गोल 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 अपना जो सिलेंडर है वो घूमते रहता है। गोल गोल घूमा तो हमको ये भी पता है, ऐसे देखो, कोई बोलेगा सर घुमाए नहीं, तो क्या था, हमारा स्टील बॉल हो गया, हमारा सिलेंडर हुआ। जो सिलेंडर होता है इसका डायमीटर आगे सब देखना क्या क्या होता है, तो फिर बता देते हैं। 700 mm इसका डाया होता है, मतलब 70 सेंटीमीटर इसका डाया होता है। ये फिर क्या है, यहाँ पे जो वेट ऑफ एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं वो तुम्हारा वेरी करता है 5 से 10 kg। 5 से 10 kg हम अपने एग्रीगेट को लेते हैं। फिर जो अब हम अपने सिलेंडर को रोटेशन देते हैं, वो रोटेशन होता है तुम्हारा 30 से 33, 30 to 33 रोटेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 30 से लेके 33 बार हम अपने उस सिलेंडर को रोटेट कराते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा रहेंगे, तो हमारा जो रिवॉल्यूशन फिक्स होता है 1000 तक एक सिलेंडर को रोटेट कराते हैं। और ये जो तुम्हारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है, ये भी तुम्हारा डिपेंड करता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर। ग्रेडिंग ऑफ कि हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हम लोग अपने एग्रीगेट को भरेंगे। एग्रीगेट हमारा जो होना चाहिए वो 5 से 10 kg के वेट का होना चाहिए, मतलब 5 kg या 10 kg के बीच का एग्रीगेट हम लोग लेते हैं। 5 kg ही ले लिए, 6 kg ही ले लिए, 7 kg, ऐसे ऐसे करके ले लेंगे। उसके बाद जो जैसे ही एग्रीगेट को अपने इस सिलेंडर में भर लेंगे, इस एग्रीगेट को अपने इस सिलेंडर में भर लेंगे। ये एग्रीगेट है सब 5 kg का एग्रीगेट है, 6 kg का है, कुछ भी मान लो, ये मान के चलो हमारा 5 kg का एग्रीगेट है। इस एग्रीगेट के अंदर हम अपने स्टील बॉल को फेंक देंगे, 7, 8, 10, 12 जो भी हमारा स्टील बॉल इसके अंदर है। और जो स्टील बॉल है उसका भी हमको साइज पता है कि ये हमारा 48 mm का स्टील बॉल है। इसका वेट भी हमको पता है, इसका अपना वेट जो है वो 340 to 450 ग्राम के आसपास, 450 ग्राम के आसपास है। और कितना नंबर है ये हमारे एग्रीगेट के ग्रेडिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब क्या करेंगे, ये पूरा मान के चलो यहाँ से ये क्लोज है, ये सॉरी ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्लोज है ऐसे। अब इसको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड है, यहाँ से अपना स्विच को ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये पूरा ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब इसको कैसे रोटेट करना है, इसको हमको रोटेट करना है 32, 33 RPM इसको रोटेट करना है। मतलब RPM कहने का मतलब रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में इसको 30 से 33 बार रोटेट करना है। कितने बार तक रोटेट करते रहना है, हमको 500 से लेके
1000 के बीच तक में रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको 200 बार रोटेट करके छोड़ देंगे। हमारा जो रेंज होना चाहिए वो 500 से लेके 1000 के बीच में फिक्स होना चाहिए। तो 500 से लेके 1000 तक में हम इसको रोटेट करते रहेंगे। तो बोले कि सर 600 तक कर दो, 600 तक। वो बोलेगा सर 700, बोलेंगे ठीक है 700। कोई बोलेगा सर 800, 800 ठीक है। 1000 से ज्यादा हमारा नहीं जाना चाहिए। अब ये जो तुम्हारा 1000 तक जाना चाहिए, ये तुम्हारे एग्रीगेट के ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करे। ग्रेडिंग करने का मतलब अगर अच्छा ग्रेड का एग्रीगेट है तो उसको तुम 1000 तक भी लेके जाओगे तो तुमको उतना बियर एंड टीयर नहीं देगा। लेकिन जो तुम्हारा खराब ग्रेड है वो 600 तक दोगे तो पूरा का पूरा W2 जो रहेगा, जो है पूरा का पूरा तुम्हारा एग्रीगेट का जो है वियर एंड टीयर हो जाएगा। तो ये बात कहने का मतलब कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर तुम्हारा नंबर ऑफ स्टील बॉल या फिर हम लोग जो भी रोटेशन देंगे, इसका बात का मतलब ये है। अब देखते हैं कि जब ये पूरा का पूरा हमारा एग्रीगेट में वियर एंड टीयर हो गया, जब एग्रीगेट में एब्रेशन आ गया, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसको फिर स्टॉप करेंगे। जो भी हमारा रोटेशन इसको मिल रहा था, इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर इस पूरे के पूरे यहाँ पे हमारा ओपनिंग बना हुआ रहता है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग बना हुआ रहता है, इसको पूरा ऐसे यहाँ से ऐसे पूरा यहाँ पे हम पैन लेते हैं बर्तन, और फिर यहाँ से इस पूरे के पूरे एग्रीगेट को, जो हमारा एब्रेशन जिस चीज पूरे के पूरे एग्रीगेट का हो चुका है, इसको यहाँ से हम कलेक्ट करके अपने इस पैन में कलेक्ट कर लेते हैं। पैन में कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारा सीव चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 2.36 mm के सीव को यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1.7 mm के सीव को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा सीव भी चेंज हो गया, यहाँ हमारा सीव आ गया 1.